अच्छा, एवरीडे साइंस हम स्टार्ट करने लगे हैं। एवरीडे साइंस का सिलेबस निस्बतन ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो अब तमाम सब्जेक्ट्स का ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आपने एक एक सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ना है। एक एक टॉपिक को इलेबोरेटिव वे में पढ़ना है। उसके नोट्स आपने इस तरह से बनाने हैं, जो भी जिस रजिस्टर पर भी आप नोट डाउन कर रहे हो, आपने इस तरह से अपने रजिस्टर को डिजाइन करना है कि हर टॉपिक के बाद थोड़ी सी स्पेस आ जाए, नंबर वन, ताकि आप उसमें इन फ्यूचर अपना मटेरियल ऐड कर सको, कुछ भी ऐड कर सको। नंबर दो, आप उसको बेहतरीन खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ अपने रजिस्टर पर अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, उसमें डायग्राम्स जितनी ज्यादा हो सकें आपने सिंपल वे में को डायग्राम बना सकते हैं, बनाएं। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल वेले होते हैं जिनका काम सिर्फ स्टडी करना है। ठीक है, कुछ तो ऐसे है ना, जैसा सलमान है, बता रहे मैं जॉब करता हूँ। सलमान अफोर्ड नहीं कर सकते इतना टाइम। लेकिन आप में से जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, अमूमन वो स्टूडेंट जो जो अभी जिनकी डिग्री हुई होती है, तो वो काफी अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम, क्योंकि उनको घर वाले भी नहीं पूछते, उनके दिमाग पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं होता, अगर घरेलू हालात का इशू ना हो तो वो स्टडी में ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, अब इन्वॉल्व हो सकते हैं स्टडी में। तो आप जैसे स्टूडेंट जिनके पास ज्यादा टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है, आप लोग कलरफुल डायग्राम्स बनाएं। ठीक है, एवरीडे साइंस तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप हर मोड़ पे, हर पॉइंट पे मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाएं। ठीक है, अपने रजिस्टर में रजिस्टर को भर दो। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप अपने ऐसे नोट्स बनाओ कि जब भी आप उनको, क्योंकि ये आपने कंटिन्यूस पढ़ने हैं। कोई कंपटीशन का जो एग्जाम्स हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप 16 स्केल पे भी अपॉइंट हो गए एफर्ट करके, आपने 17 की 100% तैयारी करनी है। आप करोगे ही करोगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 16 स्केल पे पहुंचता है, इसका मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, वो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, और फिर आपको यही नोट्स दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। 16 to 16 भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब असिस्टेंट 16 स्केल का है, एसडीओ भी 16 स्केल का है, तहसीलदार भी 16 स्केल का है। ठीक है, जहां पर असिस्टेंट की बात करें या लेबर ऑफिसर की बात करें, ठीक है, लेबर ऑफिसर असिस्टेंट से अच्छी पोस्ट है, एसडीओ लेबर ऑफिसर से अच्छी पोस्ट है, तहसीलदार एसडीओ के कमोबेश। ठीक है, तो उस ऐसी पोस्ट है मेरे बेबी के, उससे ज्यादा अच्छी होगी या थोड़ी सी कम होगी। तो आप लोग हार्ड वर्क करते रहोगे कंटिन्यूस, तो आप का जो सोर्स है वो एक ही होना चाहिए। आपका रजिस्टर, उसमें मेरे लेक्चर्स भी होने चाहिए पूरी तरह से, उसमें पास पेपर्स भी होने चाहिए। जो जो पास पेपर्स आते रहे उसमें से डाटा निकाल के अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहो, उसी रजिस्टर में ऐड करते रहो नए एमसीक्यूज को। एट द एंड जब भी आपके पास पेपर आए, आपका पेपर सर पे आ जाए, आप कहो कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, दो है, तीन है। ठीक है, टोटल आपके पास 3 या 4 रजिस्टर होते हैं, एक हफ्ता तैयारी का होता है, आपने 4 या 5 रजिस्टर रिवाइज करने होते हैं। और चूंकि वो आप मल्टीपल टाइम्स बार 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 आपने रिवाइज किए होते हैं। ठीक है जी, फिर आपके हैंड रिटन होते हैं। आपको फख्र महसूस होना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, देखो ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने मेहनत करनी है एक एक चीज पर। चलते हैं जी आगे, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से बाहर, एटमॉस्फेयर अर्थ के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा, ठीक है, हवा का एक दायरा है जमीन के इर्द गिर्द। ये जमीन है हमारी, और इसमें यहाँ तक हवा है। उस हवा को हम कह देते हैं जनाब, इस हवा के पूरे सर्कल को हम कहते हैं ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एट द एंड जाके जब यहाँ पर बिल्कुल थिन एयर रह जाती है, आगे हम पढ़ेंगे, तो ये भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है।
क्लियर है जी। एस्ट्रोनॉमी, अब 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, हाँ जी बताएं। जो अनम्यूट हो सकते हैं उन्होंने अनम्यूट रह के बताना है। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑल ऑफ ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड, शाबाश। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, आपके ऑप्शंस में भी ये आएगा। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, या सॉरी, अगर इस तरह आ जाए स्टडी ऑफ स्टार्स एंड मून्स, ऑप्शन में एस्ट्रोनॉमी भी होगा, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी भी होगा। दोनों में से आपने एक चूज करना होगा। वहां पर फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस्ट्रोनॉमी इसका राइट आंसर है कि एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी होता है और जिसमें हम हाथों की लकीरें देखते हैं और किस्मत मालूम करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी होता है। अब आते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है बिग बैंग से। देखा, एक बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के बाद जो जमीन, जो कायनात एक बॉल की सूरत में थी। ठीक है, उस धमाके के मुख्तलिफ रीजंस हैं कि उसमें को आतिश फशा मटेरियल था, वो फटता चला गया, और बेशुमार वो एनर्जी वहां से क्रिएट होती है। और सूरज जैसे बड़े बड़े सितारे, ठीक है, सूरज से भी बड़े सितारे, गैलेक्सीज, ठीक है, वो उस जगह बनती हैं। एक एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है जिसके इर्द इर्द गिर्द ये इन्होंने घूमना शुरू कर दिया। ये सारी थ्योरी जो बिग बैंग की थी, जॉर्ज लेमिटर ने दी थी। बेसिकली बाकी जितने भी और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने उसको इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसको इन्हांस कर दिया, उसमें नए नुक्ते ले आए और नई टेक्नोलॉजीज आ गई। ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये बिग बैंग होता है, उसके मुताबिक 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये। अब देखो, मैंने आपको एक छोटी बेस बता दी है जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। आपने इन रूट्स पर कब्जा कर लेना है, इस रूट को तैयार करना है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा के भी सिलेबस ज्यादा हो जाता है। आप पहले ये करोगे, जब ये हो जाएगा फिर अपने डेटा को इन्हांस करोगे। मिसाल के तौर पे बिग बैंग पहली मर्तबा, मतलब ये जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी किस सन में दी थी? ये एडिशन स्टूडेंट की एफर्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपको एक रोड मैप दे रहे हैं कि इस तरह से चलो, इस तरह। मे बी कोई, मैं आगे कोई नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये डिटेल होंगी, लेकिन वो एफर्ट आप स्टूडेंट की होती है। क्योंकि अगर हम एक एक चीज को साथ लेकर चलेंगे, तो फिर तो हमारे पास कम से कम 20 दिन होने चाहिए सिर्फ एवरीडे साइंस को कंप्लीट करने के लिए। वो आपकी एफर्ट है कि आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हो। ठीक है ना जी? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूटेड इन विच फील्ड? स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी में भी कंट्रीब्यूशन किया, ब्लैक होल में भी और रिलेटिविटी में भी। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़ा साइंसदान था ये स्टीफन हॉकिंग। 2024 में देखें क्वेश्चन आया, विच थ्योरी रेवोल्यूशनाइज द स्पेस टाइम? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेस टाइम को किसने रेवोल्यूशनाइज किया? विच थ्योरी रेवोल्यूशनाइज द स्पेस टाइम, यानी कि स्पेस और उसमें टाइम का क्या रोल है। ठीक है, वो उसमें एनर्जी से एनर्जी टू टाइम, टाइम टू एनर्जी, ये सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया था। क्या थी ये? बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दो हैं, से एक है स्पेशल रिलेटिविटी, एक है जनरल रिलेटिविटी। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में बात हो रही है वो बेसिकली स्पेशल बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस को, टाइम, मास और एनर्जी को डील करती है। ठीक है, और जनरल रिलेटिविटी विच डिस्क्राइब हाउ ग्रेविटी फिट्स इनटू द मिक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रपोज की थी दीज थ्योरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1905 से उसने मतलब देना शुरू किया था। इस रिलेटिविटी इसको कहते हैं। रिलेटिविटी क्या है? एक रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, एक रिलेशन क्रिएट करना है कि किस तरह से मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है, एनर्जी मास में। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। ठीक है, ये रिलेटिविटी थी। अब आते हैं हम गैलेक्सीज की तरफ। जो बिग बैंग की वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज भी बनी, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, करोड़ों अरबों स्टार्स हैं जो एक बिल्कुल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अट्रैक्शन की वजह से ना एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि आपस में कोलैप्स हो जाए, टकरा जाए।
कोलाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक तो उनका फिजिकल मास है, एक इसमें बहुत सारी गैसेस और डस्ट का मटेरियल भी है। बहरहाल जो कुछ भी है, गैलेक्सीज की डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्पिरल भी हो सकती हैं, इलिप्टिकल भी हो सकती हैं, और इरेगुलर भी होती हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, spiral, elliptical, and irregular. It is estimated that there are roughly 200 billion galaxies. दुनिया में 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। अब एक गैलेक्सी वो देखो, गैलेक्सी में बाजू का हजारों स्टार्स भी होते हैं, बाजू का करोड़ों भी होते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब करोड़ों स्टार्स होंगे तो उन स्टार, आप ये देखें, एक सूरज है, ध्यान से बात को समझना, इस गैलेक्सी, इस दुनिया की, कायनात की, इस यूनिवर्स के वजूद का अंदाजा लगाएं। एक सूरज, और ये उससे बहुत दूर निजाम शमसी में जमीन है। सूरज जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है, यानी कि 12 लाख जमीनें मिलकर एक सूरज बनाती है। सूरज से बड़े सितारे भी हैं, ध्यान से समझें इसको, सूरज से बड़े सितारे भी हैं, कुछ सितारे सूरज से भी बड़े हैं। तो ये जमीन से कितना बड़ा होगा ये स्टार, इसमें तो 12 लाख से भी ज्यादा जमीनें आएंगी। तो आप अंदाजा करें कि ये स्टार जो सूरज से भी कई गुना बड़ा है, या उतना ही है, या थोड़ा बहुत बड़ा है, इन दो स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। वो तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये जो एक बिल्कुल डॉट की तरह दिखने वाला एक स्टार है, जिसमें जिसमें 12 लाख से ज्यादा जमीनें आ सकती हैं, एक ये स्टार है जिसमें 12 लाख से ज्यादा जमीनें आ सकती हैं, इस छोटे से डॉट में 12 लाख से ज्यादा जमीनें आ सकती हैं। तो अंदाजा करें कि फिर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो उन इन स्टार्स की निस्बत कई गुना ज्यादा डिस्टेंस है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये यूनिवर्स किस कदर बड़ी है। आप जरा सोचें तो हैरान हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, सेक टू ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, इसको याद करना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें ड्वार्फ का वर्ड आता है। ठीक है, ड्वार्फ मतलब होता है बोना। सेक टू ड्वार्फ गैलेक्सी, ये स्मॉलेस्ट गैलेक्सी है इन द यूनिवर्स। याद रखें, याद रखें। एक लेक्चर हम ऐसा ही करेंगे जिसमें आपको जस्ट मैं बताऊंगा कि कुछ जो एमसीक्यूज हैं उनको याद किस तरह से करना है, करेक्शंस किस तरह से बना के चीजों को याद करना है। आप जब तक, क्योंकि देखिए हजारों एमसीक्यूज आपने पढ़ने हैं, हजारों पॉइंट्स पढ़ने हैं, नॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़नी है आपने। अगर आप उनको आपस में जोड़ नहीं सकते तो वो कभी भी आप माइंड में आपके रिटेन नहीं रहेंगी। आप एक बिल्कुल क्लियर स्टोरी भी पढ़ लेना शॉर्ट, आप लफ्ज ब लफ्ज उसको बता नहीं सकते। हालांकि स्टोरी याद करना सबसे आसान होता है, उसके बावजूद आप उसको नहीं बता सकते। तो आप बगैर कोई कनेक्शन बनाए इनको आपस में जोड़ नहीं सकते। तो ड्वार्फ मतलब बिल्कुल छोटी, और गैलेक्सी जो है, आज जब भी स्मॉलेस्ट गैलेक्सी पूछेंगे तो ड्वार्फ का नाम आप एटलीस्ट यहाँ से ड्वार्फ याद रखना, ऑप्शन में जैसे ही आएगा तो आप पहचान लोगे। इसको किस तरह से हमने अंदाजा लगाया था, स्लॉन डिजिटल स्काई सर्वे। ये जो स्लॉन डिजिटल स्काई सर्वे है, ये बेसिकली ये पीपीएससी के क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था। ठीक है, एज सच उससे ये नहीं पूछा गया ये पता कैसे करवाया था। आप लोग जब पास पेपर पढ़ रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि सवाल किस तरह से आता है। द गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1000, तकरीबन 1000 सितारे हैं इसमें। 1000 सितारों, 1000 स्टार्स की जस्ट वो स्मॉलेस्ट गैलेक्सी है, उस स्मॉलेस्ट गैलेक्सी में भी 1000 स्टार हैं। तो आप देखेंगे जो बड़ी है उसमें कितने होंगे। डार्क मैटर क्या होता है जी? डार्क मैटर इज अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ इनविजिबल मैटर दैट exerts gravitational effect on light and ordinary matter। एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है इनविजिबल मैटर। इनविजिबल मैटर जो हम देख नहीं सकते, इस कदर डार्कनेस है वहां पर, इस कदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट है कि वहां पर अगर हम अपना कैमरा भेज दें तो वो फिर वापस नहीं आता। वो तो क्या, वहां पर लाइट जाती है तो वापस नहीं आती है, हालांकि लाइट की इंतहा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन चूंकि वो डार्क मैटर है, डार्क मैटर में जाकर लाइट फना हो जाती है, जज्ब हो जाती है। इसलिए हम उसको हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ इनविजिबल मैटर कह रहे हैं,
कि हमने एज सच उसका तजिया नहीं किया, हमने यूनिवर्स में मूवमेंट देखी है, लाइट की मूवमेंट देखी है हमने, ठीक है, इन मुख्तलिफ मटेरियल की मूवमेंट देखी है हमने, रॉक्स मूव करते हुए वहां जाते हुए देखी हैं, और हमने देखा है कि वो वापस नहीं लौटी। ठीक है, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 5% मैटर, ये डार्क मैटर है, यानी कि 5% टोटल, 5% मैटर है, 27% डार्क मैटर है, 68% डार्क एनर्जी है। ये वही एनर्जी है जो सारे मटेरियल को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। नेक्स्ट है स्पिरल गैलेक्सी। इस स्पिरल गैलेक्सी 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। कौन सी गैलेक्सी है ये? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जो इसको हम कहते हैं कि ये स्पिरल गैलेक्सी है। इसकी जो शेप है ये स्पिरल है। ठीक है, और इसमें 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, बिलियन, अरबों। ठीक है, और इन अरबों में से एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जगह पे हमारा सन है, और हमारे इर्द गिर्द देखें कितने सितारे हैं। अब हम, जो हमें आंखों से नजर आता है वो तो बस ये है जिसको हम देखते हैं कि आसमान है। बहुत कुछ तो हमें नजर ही नहीं आता। ठीक है, बहुत कुछ तो हमें नजर ही नहीं आता। आप सेंटर में देखें, ये वो अट्रैक्शन है, ये वो इनविजिबल मैटर है जिसको हम देख नहीं सकते, हमें एक अंदाजा लगता है, एक आइडिया लगता है कोई ताकत है। एंड्रोमेडा जो नियरेस्ट गैलेक्सी है टू मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, इस छोटी सी, अब इसमें आप ट्रिक देख लें। आपको चार पांच मैं बताऊंगा, फिर आप खुद ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे। आप स्टूडेंट्स देखें, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी पास हैं, आप लोगों को जस्ट एक पुश देना होता है, रास्ता बताना होता है, डायरेक्शन देनी होती है, आपका दिमाग खुद चलता है। स्टूडेंट को असल तो इशू ये होता है कि डायरेक्शन की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं घर बैठ के हम तैयारी कर लें, पास पेपर्स पढ़ लें। ठीक है, उन्हें फिर इस उस वैल्यू का एहसास दिए हैं जो कोई एक सीनियर मेंटोर है उनको कोई एक छोटी सी भी बात बता देता है, वो उससे 10 बातें कनेक्ट करता है, 10 से फिर वो 100 हो जाती हैं, वो चीजें याद रहती हैं। नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे कभी याद नहीं रहेगा आपको, एंड्रोमेडा है। मैं जिस चीज पर जोर देता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, जो भी क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने टेस्ट में कल टेस्ट होगा आपका, ऑप्शंस नहीं होंगे, ये आपने बाई हार्ट तैयार करना है, जुबानी, आपने बाई हार्ट तैयार करना है। कभी इस चीज पे ना रहें कि ऑप्शन आएगा तो याद हो जाएगा। बाई हार्ट चीजों को याद करें, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती हैं अगर आप जुबानी चीजें याद करोगे तो। ऑप्शंस पे रहोगे तो ऑप्शंस जो है वो दिमाग को कमांड दे रहा होता है कि भाई एट द स्पॉट रिमाइंड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक था। वहां पर आप परेशान हो जाते हो कि मोहम्मद अली बोगरा है इसका आंसर, या सिर्फ मोहम्मद अली है। ठीक है, वहां पर आप इस तरह से कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हो। देखो, मिल्की वे यानी कि हमारी गैलेक्सी जिसमें दूध है। अब दूध सिंपल तो कुछ नहीं है, अगर उसमें एक अंडा डाल दें, थोड़ा सा मैदा डाल दें, तब ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? असल मजा तो तभी आएगा ना जब ये क्लोज हो जाएंगे, दूध, अंडा और मैदा। आप सिंपल दूध पियो, कोई मजा नहीं है, अंडा और मैदा भी डाल दो, इन तीनों का कंबाइन, नियरेस्ट कॉम्बिनेशन, हलवा तो तभी बनेगा ना। हाँ भाई, सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? ब्लैक होल, ब्लैक होल को इन्वेंट किसने किया सबसे पहले? कार्ल सैचवर्स चाइल्ड ने, इसने इन्वेंट किया। होता क्या है जी, ब्लैक ब्लैक होल, ये एक तरह की मतलब दूर से ऐसा लगता है कोई कॉस्मिक बॉडी है, एक अजीब सा एक स्ट्रक्चर है, और इसकी ये वही इंटेंस ग्रेविटी है, जहां पर लाइट जाती है वापस नहीं आती। ठीक है, ब्लैक होल्स क्या है एक्चुअली?
usually cannot be observed directly, but they can be observed by the effect of their enormous gravitational field on nearby matter. ये वही डार्क मैटर है, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक होल्स जो है ना, जगह जगह हमें नजर आते हैं, दूर दूर से, कहीं ये छोटे भी होते हैं, कहीं बड़े भी होते हैं। और इनके इर्द गिर्द जिस तरह कोई स्टार है, उसकी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई, तो वो इसके अंदर चला जाता है। इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन हमें मिलती हैं ब्लैक होल्स के बारे में, लेकिन हम इसको स्टडी नहीं कर पाए। ब्लैक होल्स exerts such massive force that its escape velocity is very high due to, हाँ जी क्या जवाब है? ब्लैक होल exerts such massive force that its escape velocity is very high, कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, बहुत जोर लगाना पड़ता है अगर उसको एस्केप करना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी रीजन क्या है जी, इसमें से क्यों नहीं एस्केप हो सकता? इसका बड़ा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई डेंसिटी होती है, जल्दी बताएं। अच्छा मैंने इसको रेड कर दिया, वैसे इसका राइट आंसर है जी हाई ग्रेविटी। हाई ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन। अब ये तो अमूमन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। आप सेकंड मोस्ट भी देखें हीलियम, आप थर्ड मोस्ट भी देख लें, वो आप खुद से सर्च करें, ठीक है। जहां तमाम स्टूडेंट्स एक चीज सर्च करें, पास पेपर में आ रही है कि हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, आप सेकंड मोस्ट भी सर्च करें, आप थर्ड मोस्ट भी सर्च करें, लेकिन लेकिन अभी नहीं। जब आपको ये कंटेंट याद हो जाए जो जरूरी है, तब आप वो बाकी भी देखें, ठीक है। सिलिशियल बॉडीज इन स्काई, सिलिशियल बॉडीज इन स्काई, स्टार्स, प्लेनेट, नेचुरल सैटेलाइट, मेटियोर, शूटिंग स्टार, मेटेरॉइड, एस्ट्रॉइड वगैरह वगैरह, ये सारे सिलिशियल बॉडीज हैं, ठीक है। डिफरेंट मिसाल के तौर पे सबसे पहले एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड कहते हैं स्टार लाइक बॉडी है, स्टार नहीं है, स्टार लाइक बॉडी है, ठीक है। ये एक स्टार लाइक बॉडी है, स्टार नहीं है। सियारचा इसको कहते हैं। मेटेरॉइड मतलब शहाबिया, ठीक है, मेटेरॉइड मतलब शहाबिया, एक बहुत बड़ा पत्थर जो एस्टेरॉइड से टूट के नीचे गिरा है, एस्टेरॉइड से टूट के साइड में गिर रहा है, ठीक है। जो हमने कहा था शहाब साकिब आ रहा है, वो ये है वो उसको मेटियोर कहते हैं, शहाब साकिब, ठीक है जी। और कॉमेट्स दुमदार तारा। मेटेरॉइड, अब देखिए मेटियोर क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसको ब्रोकन स्टार भी कहते हैं। If a meteoroid enters the Earth's atmosphere and vaporizes, it becomes a meteor, which is often called a shooting star. इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज था। शाहब साकिब भी कहते हैं, ब्रोकन स्टार भी कहते हैं। अब देखें, एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है, ध्यान से समझिए, एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है स्टार की तरह, उससे कोई बहुत बड़ी रॉक अलैदा हो जाती है और वो जमीन की तरफ आती है। वो जो रॉक अलैदा हो जाएगी उसको मेटियोर कहेंगे। ये है अर्थ, ये है अर्थ। अब ये जब अर्थ में दाखिल होता है, तो ये यहाँ पर कूल डाउन हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल अर्थ का जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है वो, उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, वो उसको वेपोराइज कर देती है, जला देती है, ठीक है। अगर ये यहाँ से बच के आ रहा था, तो इसको फिर हम कहते हैं ये शहाब साकिब है, जो जमीन से टकरा सकता है, लेकिन बाजों का ये आते 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 ये सीधा निकल जाता है। ये जी, gigantic clouds contain dust and gas in space are called gigantic clouds। ध्यान से समझे, gigantic clouds contains dust and gas। वो डस्ट एंड गैस के जो क्लाउड्स हैं, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन है गैलेक्सी की, ठीक है। तो लेकिन इसमें मिल्की वे भी आ गया, वो भी गैलेक्सी है, उसमें भी डस्ट भी है, गैस भी है, इसका मतलब ये बी और सी दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमेट भी आ गया, ठीक है। अब कॉमेट वो डस्ट एंड गैस का नहीं है, सही, तो मेरे ख्याल से इसका जो ना गैलेक्सी ही लगा दें, वो ठीक है। ऑल ऑफ दीज लगाएंगे तो इस तरह से ठीक होगा, क्योंकि मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है। आई थिंक इसकी, क्योंकि एज सच ये गैलेक्सी ही की डेफिनेशन है, तो आप गैलेक्सी लगाओ, मिल्की वे को कंसीडर ना करो। ये ये शॉर्ट फॉल है टेस्ट बनाने वाले का,
क्योंकि उसने ऑप्शन में मिल्की वे नहीं देनी चाहिए थी, मिल्की वे भी तो गैलेक्सी है, वो उसमें भी डस्ट और गैस होता है। बहरहाल ये डेफिनेशन असल में उसने पूछी है, तो आप गैलेक्सी लगाओ डेफिनेशन में। ठीक है, अगर मेरे टेस्ट में गलती हो तो आप मुझे करेक्ट करवा देना। स्टार्स और प्लेनेट, आप सबको पता होगा, स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है, और प्लेनेट वो होते हैं जिनके पास स्टार से लाइट आती है। प्लेनेट स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। प्लेनेट इज अ फिक्स सिलेशियल बॉडी दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ठीक है। स्टार की अपनी लाइट होती है, दैट कॉज इट टू रिफ्लेक्ट द लाइट इंडिपेंडेंटली। फिक्स स्टार से कंपैरिजन में देखेंगे तो फिक्स होगा, अदरवाइज फिक्स तो कुछ भी नहीं है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट है, पहली बात तो ये आप में सब स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है कि लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और इसको किस तरह से हम कहते हैं कि भाई लाइट ईयर का मतलब है, ये जमीन है, ये सूरज है, सूरज से जमीन तक या सूरज से बाकी जो भी स्टार्स हैं उनके आपस में जो लाइट है, वो किस कदर एक साल में कितनी तेजी से मूव कर सकती है। अगर ये चलती रहे यहां से चलती रहे, एक साल में कितना ज्यादा डिस्टेंस तय कर सकती है अपनी स्पीड के साथ वैक्यूम में, यानी कि दरमियान में हवा का इफेक्ट ना हो, कुछ भी ना हो। तो एक साल में ये जितना डिस्टेंस तय तय कर सकती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो ये कितना डिस्टेंस कर सकती है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.88 ट्रिलियन माइल्स ये डिस्टेंस तय कर सकती है। अब देखें, ध्यान से देखें, अब हमने जहां पर लिखना है 9.46 ट्रिलियन, वहां हम क्या लिख देंगे? वन। जस्ट हमने इस यूनिट को बनाने का मकसद क्या है? हमने रेड्यूस कर दिया, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टार्स, स्टार्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो लाइट ईयर। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार्स? जब प्लेनेट एंड स्टार्स की बात आएगी तो इसका राइट आंसर बनेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर नहीं बनेगा इसका। स्टार, क्योंकि लाइट ईयर बड़ा यूनिट है, ठीक है। स्टार्स टू स्टार्स देखोगे तो लाइट ईयर, अब कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा दिया हुआ है, लेकिन मेरे मुताबिक इसका राइट आंसर बनेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि वो छोटा होता है। आप उसको सर्च करोगे, प्लेनेट टू प्लेनेट एंड प्लेनेट टू स्टार्स, ध्यान से नोट कर ले, प्लेनेट टू प्लेनेट एंड प्लेनेट टू स्टार, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। लाइट ईयर से भी डिस्टेंस मेजर हो जाता है, नो डाउट, लाइट ईयर से भी कर सकते हो आप, तो डिस्टेंस का यूनिट है, जिस जो मर्जी यूनिट इस्तेमाल कर लो। लेकिन ठीक है, अगर आपने स्टार प्लेनेट टू प्लेनेट करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होता है, प्लेनेट टू प्लेनेट वो तो 100% है। प्लेनेट टू स्टार्स करना है तो आप लाइट ईयर भी कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका ठीक आंसर। और स्टार्स टू स्टार हो, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, स्टार्स टू स्टार्स डिस्टेंस लाइट ईयर 100%, प्लेनेट टू प्लेनेट यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 100%। प्लेनेट टू स्टार्स दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है। इसको चलो आप यूं भी कर सकते हो, इसको अगर ये लाइट ईयर ही करना हो तो इसको लाइट ईयर ही कर लें।